तो अभी 2-3 दिनों पहले ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि किस तरह से चाइना द्वारा डॉक्टर जयशंकर के ऊपर अपनी पूरी खींच निकालते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें डॉक्टर जयशंकर के बारे में अनाप शनाप बेबुनियाद बातें कही और बाद में जब उनकी निंदा हुई हर तरफ से तो उस आर्टिकल को उन्हें डिलीट भी करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करें तो डॉक्टर जयशंकर से पीड़ित केवल चाइना ही नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ जाती हैं। वो सभी की सभी आजकल डॉक्टर जयशंकर से पीड़ित बताई जाती है और हम लोग देखकर समझ भी सकते हैं वो तो चाइना डायरेक्टली हमारा एनिमी है, इसलिए उन्होंने इस तरह से निंदा भरा एक आर्टिकल डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ पब्लिश कर दिया। बाद में भले डिलीट कर दिया लेकिन पब्लिश करने की हिम्मत रखी। लेकिन बाकी कुछ देश ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग डॉक्टर जयशंकर से पीड़ित नहीं है, क्योंकि रिसेंटली एक मुद्दा निकल कर आया है जो आगे मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगा। इस बार डॉक्टर जयशंकर ने खाल खींच ली है यूरोपियन यूनियन की G7 की। जी हाँ, बाकी अलग अलग मंचों पर हम लोग देख ही चुके हैं, यूएन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में जा जाकर उन्होंने भारत को जिस हिसाब से डिफेंड किया है, हर भारतीय यही चाहता है कि शुरुआत से इसी तरह के विदेश मंत्री काश हमारे होते तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत आगे होती आज। इसके अलावा दोस्तों कहीं भारत के खिलाफ कोई इंटरनेशनल ऐसी साजिश तो नहीं हो रही है जिससे कि भारत के उद्योग धंधों को बंद कराने की कोशिशें की जा रही हो ताकि भारत में अफरा तफरी मचे। तो चलिए आगे कुछ और इस तरह की खबरों को लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत कर लीजिए बांग्लादेश से। तो अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रशिया अपने द्वारा दिया गया कर्ज, उसके ऊपर बनने वाला ब्याज वगैरह की वसूली शुरू कर चुका है, लेटर भेज चुका है बांग्लादेश को। इसके अलावा भारत की अलग अलग कंपनियां बांग्लादेश से अपना उधार अलग मांग रही हैं। इसके अलावा इनकी इकोनॉमी लगातार गिरते जा रही है, इनका विदेशी मुद्रा भंडार ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बिल पे करने के लिए पैसा नहीं बचा है। बांग्लादेश के लोगों ने अच्छी भली जमी हुई गवर्नमेंट जो कि बांग्लादेश के अंदर आर्थिक विकास कर रही थी उसे हटाकर अराजकता फैलाकर अपने आप को विनर घोषित करके एक उल्टी सीधी गवर्नमेंट तो बनवा ली, लेकिन अब नतीजे उन्हीं को भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसे ही होता है जब आप देश के खिलाफ इस तरह से विद्रोह करते हैं। तो अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने जाना था कि बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट की तरफ से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांगा गया था IMF से। लेकिन दोस्तों अब चूंकि इनके ऊपर क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये $3 बिलियन तो कहीं लगते ही नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि $2 बिलियन के आसपास तो इन्हें केवल उन कंपनियों को पे करना है जिनसे इन्होंने बिजली खरीदी है। और कहने का मतलब ये जो $3 बिलियन ये लोग लेना चाहते हैं बेल आउट के नाम पर, ये अकेले भारत के ही बिल पे कर दे इतना भी सक्षम नहीं है। तो अब बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट द्वारा जो दुनिया भर की जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं जो कि अलग अलग देशों को आर्थिक मंदी के दौरान या आर्थिक परेशानियों के दौरान मदद करती है, उन सभी से मिला जुलाकर $5 बिलियन का ऋण मांगा है। दरअसल बताया जा रहा है कि बांग्लादेश द्वारा अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हो, इस तरह की कई सारी वित्तीय संस्थाओं से मिला जुलाकर $5 बिलियन की सहायता मांगी है, जिसमें से IMF से $1 बिलियन, वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन और इसके अलावा JICA से $1 बिलियन अतिरिक्त डिमांड की है। इसके अलावा चाइना हो, रशिया हो, इनसे जो कर्ज वगैरह लिया गया है और इनका जो ब्याज देना है, तो इनसे ये लोग अलग स्तर पर बात कर रहे हैं कि कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, या हमसे सामान खरीद लीजिए, हमारे यहाँ पर योजनाओं में निवेश कीजिए XYZ। लेकिन रशिया चाइना की बात की जाए या बाकी के जो लेनदार हैं, इनकी तरफ से इन्हें कोई राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है और इनकी स्थिति इसी तरह से लगातार आप देखिएगा कि कमजोर होती जाएगी। हालांकि ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से ऋण वगैरह प्रोवाइड कराती है, ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाली है और डेफिनेटली इन्हें इस बार कर्ज मिल जाएगा। लेकिन आप उधार लेकर घी कब तक पिएंगे? आने वाले समय में ये पैसे तो खत्म होने ही हैं। अगर ये $5 बिलियन इन्हें मिल भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 1-2 सप्ताह इनका काम चल पाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर अगेन ऐसा ही करेंगे। तो अल्टीमेटली वो जो कहा जा रहा था कि हम इसे ईस्ट पाकिस्तान बनाएंगे, तो वाकई में ये पाकिस्तान बन जाएगा। अब अगली खबर की बात कर ली जाए, जिसमें अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए कुछ समूह लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में भारत का नाम शामिल है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली इकोनॉमी भी भारतीय इकोनॉमी है। भारत का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, हर तरह से भारत लगातार ग्रो किए जा रहा है, जबकि बड़े बड़े डेवलप नेशंस इस मामले में पिछड़ चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक साजिश की बू जरूर आ रही है और यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है भारत के व्यवसायियों को, क्योंकि भारत का व्यवसाय अगर ठप होता है तो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार के सोर्सेस कम होंगे,
इसके अलावा भारत का स्टॉक मार्केट क्रैश होगा और भारत के अंदर वैसी परिस्थितियां आ जाएगी जैसी कि इस समय बांग्लादेश के अंदर है। और इसके लिए फिर से टारगेट किया गया है अडानी ग्रुप को। दरअसल हिंडनबर्ग के द्वारा एक नया आरोप लगाया गया है। वैसे आजकल इनके दावों का और इनके आरोपों का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने कोशिश करना अभी भी नहीं छोड़ी है। इनकी तरफ से आरोप ये लगाया है कि स्विस अधिकारियों ने अडानी ग्रुप से जुड़े कुल 31 करोड़ डॉलर्स को फ्रीज कर दिया गया है, जो कि अलग अलग अकाउंट्स में जमा थे। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों को तत्काल खारिज कर दिया है और अडानी ग्रुप की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि समूह के ऊपर किसी भी तरह की कोई स्विस अदालती कार्रवाई नहीं हुई है और न ही किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो अल्टीमेटली भारत के इस ग्रुप के ऊपर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और जिस टाइमिंग के साथ हो रहे हैं, वो एक इंडिकेशन तो देती है कि कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जो कि इनके पीछे इस तरह से काम करना चाहती है। और ये केवल एक स्टेप मात्र है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य उनका भारत को नुकसान पहुंचाना है। तो दोस्तों अब बात कर ली जाए आज की सबसे प्रमुख खबर की, जो कि सीधे जुड़ी हुई है डॉक्टर जयशंकर और ब्रिक्स को लेकर। दरअसल पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि ब्रिक्स को लेकर पश्चिमी देशों का जो रवैया है, उनका जो नजरिया है, वो काफी ज्यादा बदला है और एक इनसिक्योरिटी फील करने लगे हैं पश्चिमी देश। इसके पीछे कारण भी है। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स वैश्विक जीडीपी का 27% रखता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो दुनिया के सबसे हाईली पॉपुलेटेड देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी ब्रिक्स में है। ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं ब्रिक्स के चलते एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट ना हो जाए, जो कि पश्चिमी देशों की डोमिनेंस को दुनिया से कम कर दे। क्योंकि ब्रिक्स करेंसी की बात की जाए, ट्रेड वगैरह की बात की जाए या फिर इनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर अब ये लोग परेशान हैं कि ब्रिक्स का भला अस्तित्व क्यों है, जबकि ये हमारे पश्चिमी देशों के लिए एक खतरे से कम नहीं है। अब इसी को लेकर जिनेवा के अंदर एक थिंक टैंक के राजदूत द्वारा डॉक्टर जयशंकर से कुछ बातचीत की। दरअसल ये थिंक टैंक है ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी और इसके जो राजदूत हैं उनका नाम है जिन डेविड। इनकी तरफ से डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि आखिरकार ब्रिक्स समूह की या क्लब की क्या आवश्यकता है। तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से स्पष्ट रूप से यही कहा गया कि जिस तरह से G20 के होने के बावजूद G7 की आवश्यकता है या वो अस्तित्व में है, इसी तरह से ब्रिक्स भी अगर अपने अस्तित्व में रहता है तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए। इसके आगे जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा वो तो और भी लाजवाब था और ये बोलने के बाद जो दर्शक थे जो कि इनके कन्वर्सेशन को सुन रहे थे, उन्होंने जोरदार तालियां तक बजाई। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे पहले क्लब हुआ करता था जिसे आप G7 कहते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि इस क्लब के अंदर आप किसी अन्य को आने ही नहीं देते थे। तो इसी वजह से हम खुद जाकर अपना खुद का एक नया क्लब बना लेते हैं जिसे कि ब्रिक्स नाम दिया गया। जहां पर ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य हुआ करते थे, भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो वहीं पर अब इसमें कई सारे नए मेंबर्स शामिल हो चुके हैं और दुनिया के बहुत सारे देश इसमें और ज्वाइन करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि ब्रिक्स से आखिरकार इतनी असुरक्षा ये लोग महसूस क्यों करते हैं। जब G20 के रहते हुए G7 का अस्तित्व में रह सकता है, उसे भंग नहीं किया गया और आज भी दरवाजे के पीछे बंद कमरों में G7 की आपसी मीटिंग वगैरह होती है, तो फिर भला ब्रिक्स को लेकर इस तरह का नजरिया क्यों रखा जाता है। तो जिस हिसाब से डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए बातें कही, ये भारत के लिए तो गौरवान्वित कर देने वाली बात ही थी, लेकिन ब्रिक्स के जो बाकी मेंबर्स हैं या और जो नए मेंबर्स इसमें शामिल होना चाहते हैं, ये उनके लिए भी एक अलग अनुभव होगा। डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में संभवतः कल शाम तक आप देख पाएंगे कि डॉक्टर जयशंकर के इन बयानों को लेकर रशिया और चाइना जैसे देशों की तरफ से भी तारीफों भरे आर्टिकल आपको पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ब्रिक्स को लेकर इस तरह की बातें रशिया और चाइना के प्रतिनिधियों से पूछी जाती तो वो भी इतने कॉन्फिडेंट के साथ और इतने स्पष्ट शब्दों में ब्रिक्स को डिफेंड नहीं कर सकते थे और इसका महत्व नहीं समझा सकते थे, जो कि डॉक्टर जयशंकर ने समझाया है। अब इन सभी मुद्दों पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।